दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का वर्गीकरण। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है इसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। सबसे पहले है विंध्ययन कगार भूमि और नंबर 2 है दक्कन का लावा पठार। ये जो दक्कन का लावा पठार है इसी का भाग है मालवा का पठार और मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती का पठार। तो साथियों स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में हमें एक हिस्सा तो पढ़ना है विंध्ययन कगार भूमि का और दूसरा पढ़ना है हाड़ौती का पठार। तो ये जो विंध्ययन कगार भूमि है, विंध्ययन कगार भूमि ये कहाँ है? विंध्ययन कगार भूमि है हमारे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र में। विंध्याचल पर्वतमाला जो कि भारत के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, पूर्व से पश्चिम में फैली भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। इसी विंध्याचल पर्वतमाला के अपर्दन से सवाई माधोपुर और करौली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है एमपी के साथ वाला, ये कैसा बन गया है? पठारी क्षेत्र बन गया है। अब ये क्षेत्र पठारी क्षेत्र तो बन गया, मगर यहाँ कैसी चट्टान पाई जाती है? तो साथियों अभी हमने बात की थी अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान के अपर्दन से किस चट्टान का निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है यहाँ कैसा पत्थर है, कैसी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान का ही भाग हमने पढ़ा था बलुआ पत्थर। तो इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव है साथियों? बलुआ पत्थर का जमाव है। लगातार सवाल पूछा जाता है कि धौलपुर और करौली में पाया जाने वाला लाल पत्थर किसका उदाहरण है? बलुआ पत्थर का है। साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धौलपुर की। तो धौलपुर में हमें क्या मिलता है? धौलपुर में पाया जाता है लाल पत्थर। तो ये लाल पत्थर किसका उदाहरण है? ये लाल पत्थर उदाहरण है बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर। साथियों करौली की बात करें तो करौली में हमें मिलता है हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी बलुआ पत्थर। यहीं से सवाल बन जाता है लाल किला और राष्ट्रपति भवन। लाल किला और राष्ट्रपति भवन का निर्माण कहां के पत्थरों से किया गया है? तो लाल किला और राष्ट्रपति भवन का निर्माण धौलपुर और करौली के लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। रेड फोर्ट और राष्ट्रपति भवन इन दोनों का ही निर्माण कहां के पत्थरों से किया गया है? धौलपुर और करौली के लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। देखिए साथियों इसी लाल बलुआ पत्थर के कारण धौलपुर का एक उपनाम भी पड़ गया। इसी धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड सिटी। क्या कहते हैं? रेड डायमंड सिटी कहते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाई माधोपुर की। ये जो सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है पठारी क्षेत्र है, मगर यहाँ पठार जो है वो धरातल से ऊपर उठ गया है और ऊपर से उबड़ खाबड़ नुकीला हो गया है। तो यहाँ की एक विशेषता हमारे सामने आती है। सवाल बनता है बरवाड़ा की पहाड़ियां, बरवाड़ा की पहाड़ियां। अगर ये सवाल ऐसे पूछा जाए चौथ का बरवाड़ा, तो बेझिझक हम जवाब दे देंगे चौथ का बरवाड़ा कहां है? सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि चौथ माता का मंदिर है। एक्चुअल में वो स्थान है बरवाड़ा की पहाड़ियां। चौथ माता के मंदिर के कारण ही इसे कहा जाता है चौथ का बरवाड़ा। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये सीसा, जस्ता और चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये खनिज यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ जी चले। तो साथियों दक्षिणी पूर्वी पठार को हमने दो भागों में बांटा था, विंध्ययन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार।
बात करते हैं हाड़ौती का पठार। तो अभी हमने देखा था कि हाड़ौती का पठार दक्कन का लावा पठार, भारत का पठारी भाग, और दक्कन के लावा पठार के बाद हमने बात की थी मालवा का पठार। तो साथियों जो हाड़ौती का पठार है ये भारत के ही पठारी क्षेत्र के भाग में आता है। तो हम कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार किसका भाग है? दक्कन के लावा पठार का भाग है। मगर दक्कन के लावा पठार के ऊपर था मालवा के पठार, और मालवा के पठार से ही बना हाड़ौती का पठार। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, हाड़ौती का पठार दक्कन के लावा पठार का अप्रत्यक्ष रूप से भाग है। किस रूप से है? अप्रत्यक्ष रूप से भाग है। एक्चुअल में हाड़ौती का पठार किसका भाग है? ये प्रत्यक्ष रूप से मालवा के पठार का भाग है। यहीं से सवाल बन जाता है साथियों, हाड़ौती के नाम से किसे जाना जाता है? कोटा संभाग को जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो साहब हाड़ौती का पठार कहाँ है? ये है हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। कहाँ है? ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है। बात करें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी छोर की, तो दक्षिणी पूर्वी छोर पर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। यही है हमारे मालवा का पठार। तो मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, हाड़ौती के पठार वाले क्षेत्र में आते हैं। अब हाड़ौती के पठार वाले क्षेत्र की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो हाड़ौती का जो पठार क्षेत्र है यहीं पर क्या मिलेगी आपको? सर्वाधिक नदियां मिलेगी। इसी क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक नदियां हैं। नदियों की अधिकता होने के कारण ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्षेत्र जल अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन कहाँ होता है? तो ये होता है हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में। साथियों हमने बात की थी मृदा अपर्दन की। राजस्थान में मृदा अपर्दन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है पवन के द्वारा, वायु के द्वारा। भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन हो रहा था जल के द्वारा। इसी जलीय अपर्दन को हमने दो भागों में बांटा था, प्रति और अवनालिका मृदा अपर्दन। तो ये क्षेत्र प्रसिद्ध है जल अपर्दन के लिए। यहाँ नदियां अधिक होने के कारण ये क्षेत्र प्रसिद्ध है जलीय जैव विविधता के लिए। किसके लिए? जलीय जैव विविधता के लिए। साथियों फिर से एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन गया, और ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं तारीख विशेष, दिन विशेष के संदर्भ में। तो साथियों अच्छे से याद कर लीजिए, जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब आता है जैव विविधता दिवस? ये आता है साथियों 22 मई को। राज्य सरकार ने इसी जैव विविधता के कारण कोटा के अभेड़ा, कहां? अभेड़ा नामक स्थान है, और ये स्थान कहां है? हमारे कोटा में है। यहीं पर क्या बनाया है? जैविक उद्यान। याद रख लीजिएगा, कोटा का अभेड़ा क्या बनाया गया है? जैविक उद्यान बनाया गया है। राजस्थान में नवीन जैविक उद्यान कौन सा है? अभेड़ा कोटा। चलिए साथियों बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं की, प्रमुख पहाड़ियों की, प्रमुख चोटियों की, प्रमुख पठारी क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डगगधर की पहाड़ियां। ये जो डगगधर की पहाड़ियां हैं ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। कौन से स्थान, कौन से जिले में है? तो ये डगगधर की पहाड़ियां हैं साथियों झालावाड़ में। साथियों यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, कालवी की गुफाएं। किसकी गुफाएं? कालवी की गुफाएं।
ये काल्वी की गुफाएं भी कहाँ हैं? ये काल्वी की गुफाएं हैं साथियों झालावाड़ में। और ये काल्वी की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? काल्वी की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों ये प्रसिद्ध है बौद्ध संस्कृति के अवशेषों के लिए। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में साथियों सबसे ज्यादा बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिलेंगे आपको बैराठ, विराटनगर, भीलवाड़ा में। मगर साथियों इसके अलावा राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष काल्वी की गुफाएं, ये कहाँ है? हमारे काल्वी की गुफाएं झालावाड़, यहां भी पाए जाते हैं। साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काल्वी की गुफाओं को किस उपनाम से जाना जाता है? काल्वी की गुफाएं किस उपनाम से जानी जाती हैं? बौद्ध संस्कृति के यहां पाए जाते हैं अवशेष। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झालावाड़ के पठार की। झालावाड़ का पठार, नाम से पता चल रहा है ये पठार कहाँ है? झालावाड़ में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है मालवा के पठार से। तो मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार का हिस्सा झालावाड़ में किस नाम से जाना गया? ये जाना जाता है झालावाड़ के पठार के नाम से। साथियों आगे हम बात करते हैं इस क्षेत्र में शाहबाज की उच्च भूमि। ये शाहबाज की उच्च भूमि कहाँ है? तो साथियों ये शाहबाज की उच्च भूमि है हमारे बारां जिले में। शाहबाज बारां की तहसील है जो प्रसिद्ध है सहरिया जनजाति के लिए। यहीं से सवाल बन जाता है राजस्थान में सहरिया जनजाति, राजस्थान में सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो सहरिया जनजाति का सबसे ज्यादा निवास है साथियों बारां जिले में। और बारां जिले में कहाँ? तो ये बारां जिले में निवास करती है शाहबाज तथा किशनगंज। कहाँ? शाहबाज तथा किशनगंज तहसीलों में। ये किशनगंज है और एक वो है अजमेर का किशनगढ़, दोनों अलग अलग है साथियों, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट में गलत मत कर देना। तो शाहबाज की उच्च भूमि, ये क्षेत्र आसपास के धरातल से ऊपर उठा हुआ है लगभग 500 मीटर। कितना है साथियों? ये है लगभग 500 मीटर। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घोड़े की नाल पहाड़ियां। ये जो घोड़े की नाल पहाड़ियां हैं ये कहाँ है साथियों? तो ये घोड़े की नाल पहाड़ियां हैं बारां और बूंदी में। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है घोड़े की नाल पहाड़ियां, आप इन्हें कह सकते हो हॉर्स शू। घोड़े की नाल पहाड़ियां हॉर्स शू पहाड़ियां। साथियों यहीं से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। घोड़े की नाल पहाड़ियां हैं बारां और बूंदी में। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं साथियों, इसी का उल्टा करना है बूंदी और बारां में। घोड़े की नाल बारां बूंदी, रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी और बारां में है साथियों। साथियों यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनकर हमारे सामने आता है और ये सवाल है रामगढ़ झील। ये रामगढ़ झील कहाँ है साथियों? तो ये रामगढ़ झील है बारां में। देखिए साथियों रामगढ़ की पहाड़ियां चलिए साथियों आगे बात करते हैं घोड़े की नाल पहाड़ियां। तो राजस्थान में ये घोड़े की नाल पहाड़ियां कहाँ है साथियों? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी हारोती के पठार के क्षेत्र बारां और बूंदी में है। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम रामगढ़ की पहाड़ियां। देखिए साथियों रामगढ़ ये नाम बहुत बार रिपीट होता है। रामगढ़ की पहाड़ियां, ये जस्ट उल्टा करना है, ये है हमारे बूंदी और बारां में। घोड़े की नाल पहाड़ियां थी साथियों बारां और बूंदी में, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं साथियों बूंदी और बारां में। ये है रामगढ़ की पहाड़ियां। अगर एक पूछा जाए तो हमें कहना है बूंदी,
और घोड़े की नाल के लिए एक जिला पूछा जाए तो हमें कहना है 12। साथियों यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल निकलकर हमारे सामने आता है, जो है रामगढ़ झील। देखिए साथियों, ऐसा ही नाम है रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध। तो ये रामगढ़ बांध कहाँ है साथियों? ये है हमारे जयपुर में। रामगढ़ बांध कहाँ है? जयपुर में। रामगढ़ झील कहाँ है साथियों? तो ये है हमारे बारां में। ये रामगढ़ झील जो है ये खगोलीय घटना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खगोलीय घटना? तो साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा, रामगढ़ झील का जो निर्माण है ये उल्कापिंड के कारण हुआ है। कैसे? उल्कापिंड निर्मित झील, अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरा जो एक गहरे गड्ढे, विशाल गड्ढे का निर्माण करता है और उसी में वर्षा जल इकट्ठा होने से बन गई रामगढ़ झील। साथियों उल्कापिंड निर्मित झील राजस्थान में रामगढ़ झील है। ऐसा ही सवाल बन जाता है कि भारत में उल्कापिंड निर्मित झील कौन सी है, तो लगे हाथ उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें भारत की और भारत में उल्कापिंड निर्मित झील की, तो ये झील है लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। ये कहाँ है दोस्तों? ये झील है महाराष्ट्र में। इस लोनार झील को लेकर मतभेद है। जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो है वो तो कहता है कि लोनार झील जो है ये एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रेटर झील है। जबकि बहुत से भूगोलवेताओं का कहना है कि लोनार झील कैसी झील है? उल्कापिंड निर्मित झील है। देखिए ज्वालामुखी क्रेटर झील पूछा जाए तब भी हमें लोनार की ही बात करनी है, उल्कापिंड निर्मित झील पूछी जाए तब भी हमें लोनार झील महाराष्ट्र की ही बात करनी है। चलिए साथियों हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों रामगढ़ की पहाड़ियाँ थी बूंदी में और रामगढ़ झील थी बारां में। तो ये जो रामगढ़ झील है जो खगोलीय घटना के लिए प्रसिद्ध है, उल्कापिंड निर्मित झील है, यहीं पर केंद्र सरकार ने देखिए साथियों एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। इस क्षेत्र को जियो हेरिटेज पार्क, जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। किसे? जियो हेरिटेज पार्क, जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है? रामगढ़ झील बारां, रामगढ़ क्षेत्र को। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंडला की पहाड़ियां। देखिए कुंडल, और कुंडल किसके प्रसिद्ध थे? कुंडल प्रसिद्ध थे कर्ण के, कुंडल कवच था उसका। तो ये जो कुंडल के आकार की पहाड़ियां हैं, ये कुंडला आकार की पहाड़ियां ये है साथियों कोटा में। कहाँ? कोटा में। आगे है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां। साथियों मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं कोटा और झालावाड़ में। वर्तमान समय में ये मुकुंदरा हिल्स काफ़ी प्रसिद्ध है साथियों। क्यों? क्योंकि मुकुंदरा हिल्स, ये जो मुकुंदरा हिल्स का पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र को राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क बनाया गया। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसे कब नेशनल पार्क बनाया गया? इसे 2012 में नेशनल पार्क बनाया गया। ये सवाल कई बार आता है, राजस्थान का नवीन नेशनल पार्क कौन सा है? इसी मुकुंदरा हिल्स वाले पहाड़ी क्षेत्र में राजस्थान की तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट, तीसरी बाघ परियोजना शुरू की गई और ये शुरू की गई थी साथियों 2013 में। तीसरा नेशनल पार्क और तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट ये दोनों ही कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स में है। ये जो क्षेत्र है इसे पहले दर्रा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दर्रा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2003 में इसका नाम रखा गया मुकुंदरा। 2003 में नाम रखा गया मुकुंदरा। फिर इसका नाम बदल कर दिया गया राजीव गांधी। क्या नाम कर दिया गया? राजीव
गांधी। जब 2006 में वसुंधरा राजे की सरकार बनी, 2006 में जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तो पुनः इसका क्या नाम कर दिया गया? मुकुंदरा नाम कर दिया गया। सवाल बन जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क 2003, मुकुंदरा नाम किया गया इसका 2006 में। 12 में राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 13 में यहाँ राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राजस्थान के 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। दूसरा सवाल है, आप मुझे बताएंगे राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। साथियों, बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के सर्वोच्च शिखरों की। तो देखिए, यहां हमें बात करनी है 3 प्रमुख और सर्वोच्च शिखर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कांबा। ये कांबा का शिखर कहाँ है? तो ये कांबा का शिखर है हमारे 12 में। 12 में कहाँ? तो ये है शाहबाज की उच्च भूमि में। कहाँ है? ये 12 जिले के शाहबाज तहसील के उच्च भूमि प्रदेश में है कांबा। तो ये जो कांबा की चोटी है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 456 मीटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संतूर चोटी की। संतूर नहाने वाला साबुन नहीं, संतूर चोटी। ये संतूर चोटी कहाँ है? तो ये है बूंदी में। बूंदी में ये संतूर चोटी कहाँ है? तो बूंदी में ये संतूर चोटी है रामगढ़ की पहाड़ियों में। ये जो संतूर चोटी है, इसकी हाइट कितनी है साथियों? तो इसकी हाइट है 353 मीटर। साथियों, ये बात हम पहले भी कर सकते थे, तीनों बातें अलग अलग जगह होती, याद करने में मुश्किल होती, इसीलिए हमने तीनों को एक साथ रख लिया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरी चोटी की। नाम है चांदोड़ी। तीसरी चोटी का क्या नाम है साथियों? चांदोड़ी। ये कहाँ है? तो ये है साथियों कोटा में। कोटा में कहाँ? तो ये है मुकुंदरा हिल्स वाले क्षेत्र में। कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स वाले क्षेत्र में। इसकी हाइट कितनी है साथियों? इसकी हाइट है 517 मीटर। ये जो चांदोड़ी वाली चोटी है, इसे ही नाम दिया गया है चांदबाड़ी। क्या नाम दिया गया है साथियों? चांदबाड़ी नाम दिया गया है।